गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता बिश्नोई 10th क्लास की इस ऑनलाइन कक्षा प्रसारण के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर जो आपके चैप्टर 4 है उसको स्टार्ट किया था हमने, और इसी चैप्टर के अंदर हमने कार्बन की श्रृंखलन प्रवृत्ति को देखा था कि किस प्रकार कार्बन अन्य तत्वों के साथ जुड़कर श्रृंखला बनाता है, नए यौगिक बनाता है, और वही पूरी कार्बनिक रसायन का बेसिक है, पूरा आधार है कि कार्बन की श्रृंखलन प्रवृत्ति के कारण ही अनेक यौगिकों का कार्बन है वो निर्माण करता है। और कार्बन श्रृंखलन प्रवृत्ति का गुण पाए जाने का कारण है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो वो 4 अन्य तत्वों को अपने साथ जोड़ लेता है और मुख्यतः कार्बनिक यौगिक बनाने में वो हाइड्रोजन को जोड़ता है। उसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तत्वों को भी वो संयोजित करता है। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो कार्बन है, कार्बनिक यौगिक है, उनके अंदर जो बंध पाया जाता है वो सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जो आयनिक बंध की तुलना में थोड़ा सा दुर्बल होता है। इस सहसंयोजक बंध के अंदर विद्युत चालकता का गुण नहीं पाया जाता, जबकि आयनिक यौगिकों में घुलित अवस्था के दौरान विद्युत चालन का गुण था। तो इस प्रकार हमने कार्बन के बारे में डिस्कस किया, कार्बन की संख्या और उनका नाम। जैसे मैंने आपको कार्बन 1 है तो उसका नाम मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। इस प्रकार कार्बन की संख्या के आधार पर रसायन विज्ञान में उसका नाम बताया। कार्बन अगर बंध बनाता है, सिंगल बॉन्ड है तो पूर्वल अनुलग्न लगेगा एन, डबल बॉन्ड है तो लगेगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो लगेगा आइन। इस प्रकार इन दोनों को, एक तो कार्बन की संख्या और लगने वाले बीच के बंध के आधार पर हमने पूरे जो कार्बनिक यौगिक था उसका नाम बनाना सीखा था। अब आज हमारा जो अगला पार्ट आता है वो आता है संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। हालांकि इसके बारे में भी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त यौगिक होंगे। अगर कोई यौगिक बन रहा है लंबी लड़ी में, उसके अंदर अगर एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गए, तो वो यौगिक कैसा कहलाएगा? असंतृप्त यौगिक कहलाएगा। देखिए, मेथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र C2H6 है। यानी यहाँ पर 2 कार्बन है और इनको संयोजकता पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे और 3 हाइड्रोजन ये वो इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे। सरल कार्बनिक यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त किया जाता है। देखिए 2 कार्बन लिए, सारी संरचना को मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में समझा दिया था, फिर बुक के रूप में देखिए आप। प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती है, अतः प्रत्येक कार्बन 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ किया जाता है। यानी अगर 2 कार्बन कार्बन आपस में जुड़े, 2 कार्बन कार्बन आपस में जुड़े तो इनकी 3 संयोजकता तो बाकी रह गई ना, अभी कोई जुड़ा नहीं है, मतलब वो संयोजकता असंतुष्ट है। तो इसको संतुष्ट करने के लिए 3 हाइड्रोजन को कार्बन, प्रत्येक कार्बन अपने साथ 3 हाइड्रोजन को जोड़ता है। यानी प्रत्येक कार्बन के साथ 4 तत्व जुड़े होने चाहिए, 4 बंध उससे जुड़े होने चाहिए, 4 संयोजकता पूरी होनी चाहिए। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, इससे एक संयोजकता में यह कार्बन जुड़ा हुआ है, एक संयोजकता से ये हाइड्रोजन ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, तो इसकी चारों संयोजकता पूरी हुई कि नहीं हुई? एक बंध से 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। उसी प्रकार इस कार्बन में भी एक संयोजकता इस कार्बन ने पूरी कर दी, एक हाइड्रोजन ने, एक इस हाइड्रोजन ने और एक इस हाइड्रोजन ने, संयोजकता 4 और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये फिक्स संरचना बन गई। एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को चित्र 4.6 में दर्शाया गया। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना यानी एक बंध के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ गया, एक हाइड्रोजन का आ गया, लेकिन एक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी दोनों गिने जाएंगे और हाइड्रोजन के भी 2 गिने जाएंगे। क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना चित्रित कर सकते हैं, जिसका आणविक सूत्र C3H8 होता है? आप देखेंगे कि सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक क्रियाशील नहीं होते, किंतु कार्बन और हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसे एथीन कहते हैं। यानी बॉन्ड कौन सा आ गया? डबल। इन लगा अनुलग्न, तो असंतृप्त यौगिक हो गया और एथीन बन गया। इस अणु को कैसे चित्रित कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो इसने 2 कार्बन लिए,
दो कार्बनों के अंदर, और इसने बोल दिया हाइड्रोजन 4 ही लेने। अब देखिए आपने 2 कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन 4 जोड़ दिए, क्या प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो रही है क्या? नहीं, 1 2 3, 3 इसकी संयोजकता पूरी हो रही है, 3 इसकी पूरी हो रही है। अब कोई अन्य तत्व जोड़ नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही दिए इसने, 2 2 4 ही दिए। तो क्या करेंगे, जितनी संयोजकता कम है उतने बॉन्ड और लगा देंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। नाम क्या हो गया? 2 कार्बन है एथ प्लस पूर्व अनुलग्न हो गया इन, डबल बॉन्ड है तो एथीन बन गया। और संरचना क्या होगी? इस प्रकार की होगी। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन, अब ये तो इसने बता दिया एथीन का, अब बताते हैं ट्रिपल बॉन्ड का, एथाइन का। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसे ही होगा, हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H2 है, कार्बन भी दो और हाइड्रोजन भी दो, तो संयोजकता कितनी पूरी हो रही है? हाइड्रो देखिए C2H2 का फॉर्मूला ऐसे बनेगा, ये 2 कार्बन और हाइड्रोजन इसने बोला एक एक ही जोड़ना है, तो क्या कार्बन की दोनों संयोजकता चारों पूरी होगी क्या? 2 ही भी है तो 2 और चाहिए, तो यहाँ पर बीच में बॉन्ड कौन सा लगा लेंगे? त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। तो देखिए कार्बन की 4 संयोजकता हो गई, इस कार्बन की भी 4 संयोजकता हो गई। आया कि नहीं आया समझ में? इसका नाम क्या हो गया? 2 कार्बन है तो एथ, और अनुलग्न क्या लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो ये क्या बन गया? एथाइन। क्या बन गया? एथाइन। ठीक है, आगे दिया गया है श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय, यानी कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर किस प्रकार श्रृंखला बनते हैं, किस प्रकार उनमें शाखाएं निकलती है और वापस आपस में वलय भी कैसे बन जाती है। देखिए जैसे मेथेन, एक कार्बन की संख्या है मेथेन, कार्बन का फॉर्मूला, एक कार्बन है हाइड्रोजन, एन लगा हुआ है मतलब बॉन्ड कौन सा होगा? सिंगल, और हाइड्रोजन कितने? तो 4, ये संरचना होगी। उसी प्रकार एथेन 2 कार्बन है, एक ही बॉन्ड लगेगा तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। 3 कार्बन है प्रोपेन, तो हाइड्रोजन कितने लग जाएंगे? 8, यानी संयोजकता आपको पूरी करती जानी है। इस प्रकार आप लड़ियां बनाते जाओगे, C5 C6, आपने कार्बन 6 लगा दिए, एक एक तो इनके अंदर सिंगल बॉन्ड कर दो, और जितनी संयोजकता कम रहती है उतने कितने क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, जैसे देखिए C6 वाला मैं समझाती हूं आपको। कार्बन कितने लेने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। इसने लास्ट में एन अनुलग्न लगाया, मतलब इनके बीच में बॉन्ड हमें कौन सा रखना है? सिंगल बॉन्ड ही रखना है। अब 4 संयोजकता पूरी करो, इस कार्बन के एक ही बॉन्ड बनाए तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, तीनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन की 2 संयोजकता पूरी हो रही है तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो, तो 4 हो गई। इसके भी 2 संयोजकता पूरी हो रही है तो 2 बची, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ दो, इसमें भी 3 जोड़ दो, क्योंकि इसकी इधर वाली एक ही संयोजकता पूरी हो रही है तो टोटल 4। तो सूत्र क्या बन गया? C6H कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, C6H14, ये फॉर्मूला बन गया। नाम क्या बन गया? कार्बन 6 मतलब X, और अनुलग्न क्या लगेगा? N, तो नाम क्या बन गया? हेक्सेन। क्या बन गया? हेक्सेन। ऐसे आप कितने भी कार्बन की श्रृंखला है वो बना सकते हैं। C6H14। किंतु आइए हम ब्यूटेन पर पुनर्विचार करें। यदि हम 4 कार्बन परमाणुओं से कार्बन कंकाल बनाए तो हमें पता चलता है कि 2 भिन्न कंकाल बन सकते हैं। अब देखिए 4 कार्बन से एक तो ये सीधी श्रृंखला बन सकती है, सीधी लड़ी बन सकती है, और एक इसमें शाखाएं भी बन सकती है। 2 कार्बन लिए और दूसरे वाले कार्बन से एक तो ये श्रृंखला इस प्रकार की बन गई, देखिए एक तो आपने 4 कार्बन से ऐसे बना दी और एक आपने ऐसे बना दी, कार्बन लिए 3 और एक कार्बन को इस श्रृंखला में जोड़ दिया, तो ये तो ऐसे बन गया CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसकी संयोजकता पूरी करो, 3 तो ये हो गई, एक इसे हाइड्रोजन जोड़ दो, इसकी 1 हो गई तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। तो इसमें कार्बन 4 ही है, लेकिन इनको व्यवस्थित करने का तरीका अलग अलग हो गया। एक तो सीधी लाइन ले ली
और एक इसमें सीधी लाइन को छोड़कर एक इसमें क्या बना दी, श्रृंखला बना दी। ठीक है, शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से हमें निम्नलिखित संरचना प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अलग अलग हम संरचनाओं को बना सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है, यानी ये किसी अन्य तत्वों को अपने साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार का है। अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबद्ध बनाता है। हेलोजन किसको बोलते हैं, हेलोजन परिवार आवर्त सारणी का फ्लोरीन वाला परिवार, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये सारे क्या कहलाते हैं, हेलोजन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। यानी नॉर्मली कार्बन मैत्रीपूर्ण संबंध, मित्रता किससे रखता है, हाइड्रोजन को। लेकिन कुछ हेलोजन परिवार के सदस्य फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटाकर खुद उसकी जगह प्रतिस्थापित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता भी एक होती है और इन हेलोजन वाले परिवार वाले सदस्यों की संयोजकता भी है वो एक होती है, तो ये उसकी जगह प्रतिस्थापित हो जाते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं, जैसा कि सारणी 4.3 में दिया गया। ये विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिनमें ये उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं रहते, फलस्वरूप ये प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। यानी वो समूह है जो हाइड्रोजन का जगह ले लेते हैं, हाइड्रोजन की जगह। जैसे कार्बन ने अपनी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए क्या किया, हाइड्रोजन को जोड़ा कि नहीं जोड़ा, हाइड्रोजन को जोड़ा ना। इसकी जगह अगर या तो फ्लोरीन जुड़ गया, फ्लोरो बन गया, क्लोरीन जुड़ गया, क्लोरो बन गया, ब्रोमीन जुड़ गया, ब्रोमो बन गया, या हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ गया, OH जुड़ गया, या कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ गया। ये समूह इस हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसको हटाकर खुद जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। इसलिए इनको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप, यानी इसकी जगह काम करने वाले समूह है। ये कौन कौन से है, इस टेबल को आपको याद करना है। जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा तो उस यौगिक का नाम हो जाएगा क्लोरो या ब्रोमो, और प्रकार्यात्मक समूह इस प्रकार का होगा। ऑक्सीजन जुड़ा तो वो एल्कोहल बन जाएगा, CHO समूह जुड़ा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन जुड़ा तो CO बन जाएगा, और COOH जुड़ा तो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी कार्बन के साथ लास्ट में OH जुड़ा है मतलब वो एल्कोहल का परिवार है, अगर CHO जुड़ा मतलब वो एल्डिहाइड का प्रकार है, अगर CO जुड़ा दोनों तरफ कार्बन है, बीच में अगर ये CO ग्रुप जुड़ गया तो वो कीटोन परिवार है, और लास्ट के अंदर COOH जुड़ गया मतलब वो कैसा परिवार है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इस टेबल को आपको याद करना है, स्टार मार्क लगा लो आप इसको। तो इस टेबल को देखने के बाद देखिए आगे आता है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी का मतलब है कि कार्बन परमाणु को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती है। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती है, साथ इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी कार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एल्कोहल जैसे प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुण धर्मों को तय करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो। जैसे ये मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया। इस प्रकार इसने क्या किया कि कार्बन के जो यौगिक था उसके अंदर जो भी मटेरियल या जो भी परमाणु उसने लगाए थे उनका जगह चेंज करके उसने नई श्रृंखलाएं बना ली, तो वो क्या कहलाएगी, समजातीय श्रेणी कहलाएगी। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी। जैसे देखिए CH4 तथा C2H6, इसमें एक CH2 इकाई का अंतर है। C2H6 तथा C3H8 इसमें एक CH2 इकाई का अंतर है। जैसे देखिए CH4 तथा C2H6, CH4 तथा C2H6, इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन।
मतलब ये परिवार कौन सा था, मेथेन, और ये कौन सा बन गया, एथेन। तो CH4 तथा C2H6 क्या है, एक प्रकार की समजातीय श्रेणी। अगला बताया C2H6 तथा C3H8, इसमें एक CH2 इकाई का अंतर है। तो आपको याद रखना है कि निम्न में से कौन सी समजातीय इकाई का उदाहरण है। तो CH4 तथा C2H6 समजातीय श्रेणी, जबकि C2H6 तथा C3H8 समजातीय इकाई का अंतर है। तो इस प्रकार समजातीय श्रेणी आती है ये। अगले युग्म प्रोपेन तथा ब्यूटेन में क्या अंतर है, क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमान में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 U है तथा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U है। इसी प्रकार एल्कीनों की समजातीय श्रेणी को देखिए, श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है, यानी एक मेथीन कभी नहीं हो सकता एल्कीन के अंदर, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। एथेन हो सकता है लेकिन मेथेन हो सकता है, लेकिन मेथीन नहीं हो सकता, वो हमेशा एथीन से ही बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच लगेगा, कम से कम 2 कार्बन परमाणु होने चाहिए। तो एल्कीनों की समजातीय श्रेणी, एल्कीन का पहला सदस्य ध्यान रखना कभी मेथीन नहीं होगा, 2 कार्बन वाला एथीन होगा, जिसके बारे में हम पहले ही अनुभाग में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र क्या है, उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र C3H6, C4H8 तथा C5H10 है। क्या इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है। क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है। एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जाता है, जहां N 2 3 4 है। तो ध्यान रखना, ये सूत्र आप अंडरलाइन कर लेना। एल्कीनों का सूत्र ज्ञात करने के लिए CnH2n लिखते हैं। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला, एल्केन को लिखने के लिए CnH2n+2 लिखते हैं, जबकि एल्काइन को लिखने के लिए CnH2n-2 लिखते हैं। देखिए एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन। एल्केन यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड, और एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n+2, और इसका होता है CnH2n-2। जैसे मैं एक एग्जांपल से बता रही हूं, जैसे C2H4 है, ये किसका सूत्र है, N की जगह मैंने 2 लिख दिया। एल्कीन का Cn 2 × 2 मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया C2H4। जैसे मेरे को एल्केन का सूत्र लिखना है तो N की जगह मैं क्या मान लू, 2, तो ये हो गया C2H4+2 यानी C2H6। ये तीनों फॉर्मूले कुल मिलाकर आपको याद करने हैं। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। नोट कीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। अब कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखते हैं, एक तो नॉर्मली मैंने आपको बता दिया, एक तो पूर्व लग्न लगाना होता है, एक अनुलग्न लगाना होता है। पूर्व लग्न कार्बन की संख्या के आधार पर लगाते हैं, अनुलग्न जो बॉन्ड लगा हुआ है इसके अंदर, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके अनुसार लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए नामकरण के लिए यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम क्या होगा, प्रोपेन। मैंने बता दिया आपको शुरू में ही अंदर, कार्बन की संख्या के आधार पर 1 से 10 तक आपको नाम आने चाहिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ यौगिकों के नाम में दर्शाया जाता है। यानी आप हाइड्रोजन की जगह कुछ अन्य तत्व लगाओगे ना, जैसे आपने एल्कोहल लगा दिया या एल्डिहाइड समूह लगा दिया या कार्बोक्सिलिक समूह लगा दिया, तो कुछ ऐसे होंगे जिनके सामान्य नाम में उनके पूर्व लग्न लग जाएंगे, बाकी ज्यादातर के क्या लगेंगे, अनुलग्न लगेंगे। यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो तो प्रकार्यात्मक समूह के अनुलग्न के नाम स्वर ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होता हो तो कार्बन श्रृंखला के नाम के अंत का ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। ए ई आई ओ यू अगर प्रकार्यात्मक समूह का नाम इनसे शुरू होता है तो क्या करेंगे, उसके लास्ट के ई को हटाकर हम क्या करेंगे, उसको संशोधित कर देंगे।
जैसे कीटोन समूह की 3 कार्बनिक श्रृंखला को निम्नलिखित विधि से नाम दिया जाएगा। प्रोपेन है, लास्ट में ई आ रहा है तो ई को हटाकर हम प्रोपेन प्लस ओन यानी प्रोपेन नॉन कर देते हैं। कुल मिलाकर कीटोन समूह है ना, उसका अनुलग्न लगेगा ओन, कीटोन। तो ये 3 कार्बन है, लास्ट में कीटोन लगाए तो 3 के लिए लग जाएगा प्रोपेन प्लस कीटोन का लग जाएगा ओन यानी प्रोपेनोन। ठीक है। असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम एएनई को सारणिक 4.4 के अनुसार ईएनई या वाईएनई से प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे द्वि आबंध वाली 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोपीन कहलाएगी तथा त्रि आबंध होने वाली ये प्रोपाइन कहलाएगी। ठीक है, ये आपको टेबल याद करनी है। फिर अगर लास्ट में इस प्रकार के हेलो एल्केन लगे, हेलो एल्केन यानी क्लोरीन ब्रोमीन ये लगे हैं तो नाम आ जाएगा क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। अगर एल्कोहल लग जाएगा तो लास्ट में लगेगा यानी हेलोजन का नाम पूर्व लग्न के रूप में लगेगा। हेलो यानी क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन, फ्लोरोप्रोपेन ये सारे नाम हो जाएंगे। और अगर एल्कोहल है तो उसका अनुलग्न लगेगा। जैसे देखिए प्रोपेन प्लस ओल, प्रोपेनोल। एल्डिहाइड है तो उसका भी अनुलग्न लगेगा प्रोपेन प्लस एल, प्रोपेनेल। कीटोन के लिए क्या लगेगा ओन, तो ये हो गया प्रोपेनोन। कार्बोक्सिलिक समूह के लिए लगेगा ओइक अम्ल यानी प्रोपेनोइक अम्ल। एल्कीन के लिए लगेगा इन यानी प्रोपीन। एल्काइन के लिए लगेगा आइन यानी प्रोपाइन। आपको ये याद रखना है कि हेलो एल्केन लगा हुआ है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन की जगह अगर आपने वो लगा दिया, एक हाइड्रोजन की जगह ये लगा दिया तो नाम बन जाएगा क्लोरो। अगर ब्रोमीन लगाया तो नाम जाएगा ब्रोमो। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ इनका नाम ही क्या आएगा, आगे जुड़ेगा, बाकी सबका पीछे जुड़ेगा। अब एल्कोहल आपने जोड़ा है तो एल्कोहल के लिए लास्ट में ओल जुड़ेगा। तो पहले तो नाम लिख दो, प्रोपेन हो गया, फिर ओल, प्रोपेनोल। एल्डिहाइड CHO समूह जुड़ा हुआ है तो जुड़ेगा एल यानी प्रोपेनेल। कीटोन के लिए ओन जुड़ेगा COO, बीच में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है देखिए ये, तो ये हो गया प्रोपेनोन। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए जुड़ेगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्लास तक आपको बिल्कुल इसको स्टार मार्क लगा लो और आपको याद करके आनी है। और इससे आगे आपके कार्बनिक यौगिकों के जो रासायनिक गुणधर्म है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।